चलिए दोस्तों, फिर से मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जो आपके होने वाले हैं 10 तारीख को एंड आपका होने वाला है 17 फरवरी को। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैराथन क्लास 1 आप लोगों को प्रोवाइड किया था। आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया, जिस कारण से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 2 यानी मैराथन नंबर 2। याद रखिएगा, इस तरह से मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा 4 वीडियो प्रोवाइड करने की। एग्जाम से पहले उम्मीद करते हैं कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो ऑनेस्टी पूर्वक इन चारों लेक्चर को, मैराथन क्लास को चारों को देख लेते हैं। यकीन के साथ कहता मेरे भाई, आज इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। क्या स्टार्ट किया जाए? जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देखना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव पेपर ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मिसाइल क्लासेस के चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप सबसे पहले जल्दी जाइएगा आपका प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे आपको इकोनॉमिक्स का सारा चीज आपको मिल जाएगी। और आज जो हम लोगों का क्लासेस होगी ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये क्लासेस में हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कवर करना है। तो पैसेंस बनाकर रखिए, धैर्य बनाइए, साथ रहिए। और एक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप ही के ऊपर हम डिपेंडेंट है। मेरे भाई, आप मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं। क्यों? क्योंकि आप अगर साथ देंगे तो हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम जरूर बदलेगी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि अभी हम लोग को लॉन्ग टाइम तक क्लास देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है वो उनकी भाषा थी सर ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा मेरे प्यारे? ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो एक मिक्रो। यस या नो? तो एक होता है सर समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है सर व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया कि समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द माक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो बताएंगे सर ग्रीक भाषा से। कहां से मेरे भाई? ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पैसेंस बनाए, बहुत लॉन्ग टाइम तक अभी चलना है हम लोग को। अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर वो अर्थशास्त्री का नाम था क्या? फिश। क्या नाम था? फ्रिस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? देखिए आपसे पूछा गया है भारत का अर्थशास्त्री। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं, अगर भारत का अर्थशास्त्री कहा जाए तो आपका हो जाएगा रघुराम राजन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है तो उस समय कहेंगे किसको सर? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, कोई डाउट बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 में, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आपको बताने की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसके निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है? तो सबसे पहले उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, सर निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। आपसे पूछा गया कि आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन है? तो बताएंगे वस्तुओं का विनिमय। क्या जाएगा मेरे भाई? वस्तुओं का विनिमय। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? पैसेंस बनाया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी तबड़तोड़ दिखने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। जहां पे व्यक्तिगत शब्द लगा रहेगा मेरे भाई, याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? इसमें सबको बताना है किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? एक फर्म के संतुलन। किसका मेरे भाई? एक फर्म के संतुलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोक्ता व्यवहार है इसका अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्रों में। कहां पे? सूक्ष्म अर्थशास्त्रों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे शेरनियो? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो याद रखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक क्रिया इकाई का अध्ययन किया जाता है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत हम लोग को बताना है किसका अध्ययन किया जाता है। तो बताएंगे सर राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार,
कुल उत्पादन, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, इसका अर्थ आपको बताने की कौन से भाषा से लिए गए हैं, तो बताएंगे सर ग्रीक। क्या आ जाएगा मेरे भाई, ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, लिख कर रख ले मेरे प्यारे, आप लोगों को पेपर में टपक रहा है ये क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे, एडम स्मिथ, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था। अभी मैंने जस्ट डिस्कस करवाया कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, आपने खुद के बताया, क्या आपने खुद के बताया मेरे भाई कि आपके बताया था सर एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या, द वेल्थ ऑफ नेशन, लिख ले मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रहा है, याद रखिएगा क्या हो जाएगी, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गई। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो याद रखिएगा ये कहने वाले तो कौन थे सर, एडम स्मिथ, यानी क्या याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का फादर ने ही कहा था। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान है एडम स्मिथ, तीनों ही स्टेटमेंट देने वाले कौन थे, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा मार्शल के अनुसार। किसके मेरे भाई, मार्शल के अनुसार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंध विचार किसने दिया। एक बार अच्छी तरह से चारों जितना भी मैं आप लोगों को अभी मैराथन क्लास दे रहा हूं, ठीक है, जितना भी मैराथन क्लास आप लोगों को चल रही है, एक बार मेरे भाई बता दीजिएगा कि आपने एग्जाम देकर लौटे तो 30 में से कितने से क्वेश्चन था जो हमारे टॉपिक से था। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती यही होता है, क्या होता है पता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले जो मैं प्रोवाइड करता हूं ये देखता ही नहीं है, अगर देखता है तो इतना गुना के स्पीड से देखते हैं, साथ ही साथ या वो वीडियो को स्किप करके देखते हैं। मेरे भाई स्किप करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी स्किप होगा, हो सके कि जिस क्वेश्चन को आपने स्किप किया है, जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया वो क्वेश्चन आपने सुना नहीं और वो क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर उस समय आप रोएंगे और आकर कहेंगे सर आपने जो बताया था नहीं पूछा था। आज अधिकतर परसेंटेज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं करता है स्टूडेंट्स, आपने नहीं पढ़ा है। मेरे भाई मैं चीख कर पढ़ा चुका हूं, एक स्ट्रेस स्टूडेंट्स है जो क्या है सर कि आपने इकोनॉमिक्स में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं और एग्जाम देकर लौटेंगे। अभी जस्ट आप लोग इकोनॉमिक्स का आपका इंग्लिश कोर का एग्जाम देकर लौटे, एक बार बता दीजिएगा सर 30 में से एक क्वेश्चन दिखाएं सर कि आप हमें नहीं पढ़ाए थे, एक बार दिखा दीजिएगा, फिर मैं मान जाऊंगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका वगैरह सही नहीं है, मैं आप लोगों के लिए स्ट्रगल नहीं कर पा रहा हूं, एक बार बता दीजिएगा। लेकिन मेरा कहने का हक यही मेरे भाई, मैं हक की बात हमेशा बोलता रहता हूं कि आप लोग का सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग देखते नहीं सही से, इसलिए इकोनॉमिक्स है और इस सब्जेक्ट से बिल्कुल हट के ध्यान से देखना होगा। अर्थशास्त्र का दुर्लभता, जो अर्थशास्त्र इसका दुर्लभता का संबंध याद रखिएगा रॉबिन्स से है, किसे, रॉबिन्स से, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, किसने कहा था अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, ये कहने वाले कौन था मेरे भाई, याद रखिएगा रॉबिन्स जी है। क्या था, रॉबिन्स जी। शायद ये जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़े हैं, सॉरी आपका 2021 नहीं, सॉरी आपका क्लास 11 में, क्या क्लास 11 में ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा भी गया था, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र तर्क का विज्ञान है, अर्थशास्त्र जो है तर्कशास्त्र का विज्ञान है, किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा था मेरे भाई, रॉबिन्स ने कहा था। शाबाश मेरे शेरनियों, ऐसा ही क्वेश्चन के उत्तर आप लोग भी देते रहे बस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र समस्या मूलतः समस्या है, जो अर्थशास्त्र है एक समस्या है, मूलतः किसकी समस्या है, चुनाव की समस्या। ये क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन है सर कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है, तो बताएंगे सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ना याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन को करें जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपे। अब वो क्वेश्चन को बिल्कुल ना करने की कोशिश करें जो आपके पेपर में ना आए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वही हमारे पेपर में आ जाए, ये भी तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है ना। तो मेरे भाई याद रखिएगा,
जब जो जो चीज मैं बता रहा हूं सारा चीज को आपको अच्छी तरह से एक एक करके आप लोगों को देख लेना है। उम्मीद है मेरे भाई कि अगर अच्छी तरह से ऑनेस्टी पूर्वक अगर देखेंगे तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो बता देंगे सर इसका राइट आंसर होगा किसके लिए उत्पादन करे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम आपको बताना है जो आर्थिक क्रिया दर्शाती है। तो बताएंगे सर उत्पादन संभावना वक्र, क्या हो जाएगी, उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल हमेशा गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है हमेशा, याद रखिए कहां गिरती है, तो बाएं से दाएं की ओर, कहां से, बाएं से दाएं की ओर गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है, अवसर लागत का एक वैकल्पिक जो नाम है वो आपको बताना है। तो बताएंगे सर वो याद रखिएगा हस्तांतरण लागत, क्या हो जाएगी मेरे भाई, हस्तांतरण लागत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे अवसर लागत का जो है वैकल्पिक नाम फिर से पूछा गया है। तो बताएंगे आर्थिक लागत, क्या हो जाएगी मेरे भाई, आर्थिक लागत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप है, आर्थिक प्रणाली के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या हो जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पैसेंस बनाइए, अभी हम लोग नंबरिकल क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने की 100% कोशिश करूंगा। बोरिंग नहीं होना है, एग्जाम सर पे आ चुकी है, बस खुजलाने से ही याद रखिएगा एग्जाम आ जाएगी, इसलिए खुजलाए नहीं, बनाए रहिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो किस प्रकार के संसाधनों में सरकार का स्वामित्व होता है, तो समाजवादी, कहां जाएगी मेरे भाई, समाजवादी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की जाती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4-5 बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक पूछे जा चुके हैं। क्या पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, क्यों पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के भी परीक्षा में पूछा था, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ अभी जो आप लोगों का प्री बोर्ड के एग्जाम हुआ है वहां पे भी ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे गए हैं। तो सारा चीज को आप लोगों को कंठस्थ कर लेना एग्जाम से पहले हो सके कि इससे बाहर अगर पेपर में अगर क्वेश्चन ना आए, इसी से सारे डायरेक्ट आपके पेपर में उठाकर टपका दे तो आप छोड़कर जैसे यहां से नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं सर कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की मापन इकाई है, क्या है, यूटिलस है, क्या मेरे भाई, यूटिलस है, बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन उपयोगिता के माप की इकाई है, आपसे मैंने बताया क्या उपयोगिता के माप की इकाई आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो उपयोगिता है इसके माप की इकाई यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे पूछे गए हैं, हमसे भी पूछे गए हैं और हम दोनों को मिलकर इसका उत्तर का चयन करना है। तो बताएंगे सर याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या, यूटिलस, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूटिलस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। और ये क्वेश्चन अभी जस्ट आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था, अभी जस्ट वहां पे पूछा गया था कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है। तो बताएंगे सर किसने कहा था मुद्रा को मापा जा सकता है, वह व्यक्ति था कौन सर, तो बताएंगे सर मार्शल, क्या था, अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है सर एक वस्तु की सभी इकाई से प्राप्त होने वाले उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, उस योग को कहते हैं सर कुल उपयोगिता। याद देखिएगा यहाँ पे लिखा होगा कि सभी इकाई को, तो सभी मतलब ऑल टोटल, तो कुल उपयोगिता याद रखना है, एकदम लैंग्वेज बेस्ड आपका उत्तर आना चाहिए मेरे भाई, रट्टा लगाने का समय नहीं रहा है। अब आते हैं सर यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करते हैं, कितना मेरे भाई, एक व्यक्ति 4 गोलगप्पा, ओहो गोलगप्पा का नाम सुनते ही मुंह से पानी आने लगा मेरे भाई, 4 गोलगप्पे का उपयोग करते हैं, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15, 12, 10 और 8 याद रखिएगा, ये गोलगप्पे 8 यूटिलिट उपयोग मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपयोग में कुल कितना उपयोग मिला, तो बताएंगे सर यार 27, 10, 35, 35 और 10, 45। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगी, क्या होगी मेरे भाई, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे सर सीमांत, कहां गया मेरे भाई, सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी मेरे भाई, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी।
किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या कहलाती है? इसको हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता। क्या कहती है? सीमांत उपयोगिता कहते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और ये क्वेश्चन आप लोग देखकर चौंक जाएंगे और कहेंगे सर ऐसा क्वेश्चन तो हमारे पेपर में आता ही नहीं है। यकीन नहीं होगा मेरे भाई, एक बार आप लोग जाकर ब्लूप्रिंट का पेपर देखिए और एक बार आप लोग जाकर प्री बोर्ड का पेपर देखिए, दोनों ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता हमेशा घटती है। क्या? याद रखिए, उपभोग जब बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी, उपभोग जब बढ़ेगी तो सीमांत उपयोगिता घटेगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। शाबाश मेरे शेर शेरनियों, बस ऐसा ही आप लोग उत्तर देते जाएं, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो आपको सीमांत उपयोगिता मान बताना है, तो सीमांत उपयोगिता उस समय याद रखिए क्या होती है? सीमांत उपयोगिता आपको बताना उस समय जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा तो बताएंगे सर सीमांत उपयोगिता को जो मान होगी ना मेरे भाई, याद रखिएगा 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा, कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होती है जब कुल उपयोगिता का मान अधिकतम होती है, जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होती है? 0 होता है। क्या होता है मेरे भाई? 0 होता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता का मान क्या होती है? वो आपको बताना है। क्या हो जाएगी? फिर से मैं बता रहा हूं, 0 हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार रिपीट कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है सर, कुल उपयोगिता का मान, फिर वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करते हैं। क्या उपयोगिता प्राप्त करते हैं? यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या? अधिकतम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अधिकतम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? इसमें से आपको बताना है कि किसकी मान जो है ना वह ऋणात्मक हो सकती है, तो बताएंगे सीमांत उपयोगिता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, गॉसेन का प्रथम नियम है, जो गॉसेन है इसका प्रथम नियम क्या बताता है? तो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। क्या बताता है? गॉसेन का प्रथम नियम हमें बताता है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गॉसेन का दूसरा नियम क्या है? जो गॉसेन है इसका दूसरा नियम है क्या है? तो बताएंगे सर सम सीमांत उपयोगिता नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सम सीमांत उपयोगिता को नियम, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं हम लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। उदासीन वक्र होता है, जो उदासीन वक्र है वो होता है, याद रखिएगा, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। क्या होती है? नतोदर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? या उन्नतोदर होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गई। अगला क्वेश्चन है कि तट अवस्था वक्र का झुकाव होता है। तट अवस्था वक्र का झुकाव होती है बाएं से दाईं ओर होती है। कहां से मेरे भाई? बाएं से दाईं ओर होती है। क्वेश्चन नंबर फिर से आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, बजट रेखा की ढाल होती है, जो बजट रेखा है इसकी ढाल हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसे होती है मेरे भाई? ऋणात्मक होती है। पैसेंस बने मेरे भाई, थकना नहीं है, याद रखिएगा, थकना नहीं है। अभी बहुत हम लोग को बहुत अभी मंजिल बहुत दूर है, हम लोग को जाना है वहां तक, याद रखिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है यह तब सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे कुछ में खोना नहीं है। मेरे भाई जब मैं स्टडी करा सकता हूं, खड़ा होकर स्टडी करा सकता हूं, तो आप बैठकर पढ़ क्यों नहीं सकते? बस इतना बात याद रखिएगा। जब एक व्यक्ति खड़ा होकर पढ़ा सकता है, खुद से आवाज आनी चाहिए कि मैं बैठकर पढ़ सकता हूं, बस इतना कहिएगा, ठीक है। बजट रेखा 2x + 3y = 12 है। तो आपको बजट रेखा के अकॉर्डिंग मैंने क्लास बताया था, आप लोगों को बताया था ना मेरे भाई कि इसको इक्वल का उधर आप लोगों को देखना नहीं है। इसका बताएंगे हम लोग कैसे लिखते हैं, x/y लिखते हैं ना। तो बताएंगे सर x का वैल्यू दिया था 2, y का वैल्यू दिया था सर 3, 2/3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मांग से रिलेटेड क्वेश्चन अब आपके सामने आकर हाजिर है। आप देखते हैं सर जो मांग से रिलेटेड क्वेश्चन होगी इसमें आप लोगों को अधिकतर देखने को क्वेश्चन मिलेगा क्या? तो बताएंगे सर क्या होगे? अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल। मैं मांग का नियम बता दूं, व्हाट इज डिमांड लॉ। देखिए मांग का नियम दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। हायर द प्राइस, हायर, याद रखिए, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिमांड लॉ, ठीक है।
चलिए, मांग का नियम लागू होने का कारण है, जो मांग का नियम लागू होती है वो क्या कारण है? सीमांत उपयोगिता का हास्य नियम, प्रत्यास्थापन प्रभाव, आय प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर कि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा वस्तु में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसे किसने कहा था? यानी जब वस्तु, देखिए मेरे भाई, ये क्या है? वस्तु है, ये क्या है? कीमत। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है, सॉरी, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग बढ़ जाती है। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम आपसे, हमसे सभी से पूछा गया मेरे भाई कि किसने दिया था? तो मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था सर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है? तो किस प्रकार के संबंध को दर्शाते हैं? तो ये हम लोगों से पूछा गया है, हमसे भी पूछा गया, आपसे भी पूछा गया। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा विपरीत। क्या? विपरीत। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है, वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ती है। क्या अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है या नहीं? ठीक है, चलिए सर। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध को कारण है। इसके क्या कारण है यहाँ पे दर्शाया गया है? तो बताएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मांग का नियम व्यक्त करता है, मांग का नियम क्या व्यक्त करता है? वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है, जो सामान्य मांग वक्र होता है इसका ढाल हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या मेरे भाई? हमेशा ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लग रहा ना जी? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोलते जा रहा हूँ, चीखते जा रहा हूँ और आप लोगों का पसंद नहीं लग रहा होगा। जैसा भी फील हो रहा है अंदर से ना, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे अगला क्लास में पता चल जाएगा ना कि मैं आप लोगों को सही तरीके से बता पा रहा हूँ या नहीं, या मेरे अंदर में कोई कमी रहेगी तो मैं अपने कमी को सुधार कर सकूँ। ये सब बता दीजिएगा, ऐसा शर्माने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, कॉमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, और आप कहेंगे सर आपको पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा दूसरा तरीका से। समझ आ रहा है ना? दोनों क्या है? रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं सर, मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? जो मांग फलन है इसको हम लोग बताते हैं सर, dx इक्वल टू px। क्या मेरे भाई? dx इक्वल टू pxf। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है सर? ये तो नहीं है, ये भी तो नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया सर, नंबरिकल क्वेश्चन। अब क्या होगा सर, यहाँ पे हमें नंबरिकल क्वेश्चन हमसे यहाँ से दिए गए हैं, और हमसे क्या रहा है सर? क्या पता है? क्या रहा है? टुकुर टुकुर देखते हो क्या, इसको सॉल्व करके दिखाओ। मैथ का हॉस्पिटल में हम लोग आ पहुंचे, हमारे मरीज की इलाज यहीं पे होगी। आपसे पूछा गया, माना कि एक बाजार में केवल 2 उपभोक्ता है तथा 2 उपभोक्ता है, उपभोक्ता नंबर 1, उपभोक्ता नंबर 2, एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। ठीक है, तालिका द्वारा दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत 4, वस्तु की कीमत 4 पर वस्तु की बाजार मांग मात्रा याद करें। ठीक है, क्या पूछा गया मेरे भाई? वस्तु की मांग के बारे में आपसे कह रहा है और हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। चलिए मेरे भाई कैसे निकालेंगे आप जल्दी से बताएं। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक बार जल्दी से बताएं। कैसा इतना ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है कि सर अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगी तो हमारे पेपर में छूटेगा नहीं। क्या छूटेगा नहीं? एक बार बता दीजिए मेरे भाई, कितना ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 22। क्या हो जाएगा? 22। याद रखिएगा मेरे भाई, और ये क्वेश्चन मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं। एक बार नहीं मेरे भाई, 1000 बार मैं बता चुका हूं। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा मेरे बात को समझिए, अगर नहीं समझ में आया आपको कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो एक बार आप लोग लिख के रख दीजिएगा सर कि 8 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन। मैं अगला जब वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मैराथन क्लास जो होगी उसमें मैं एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मांग के प्रभाव को प्रभावित करने वाले तत्वों को निम्नलिखित में से कौन सी है? मांग को प्रभावित करने वाले थे तो बताएंगे सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है सर, मांग के निर्धारण तत्व है, मांग के निर्धारण तत्व है। इसके क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करते जाना है मेरे भाई, क्योंकि मंजिल हम लोग को बहुत दूर में है। निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग को प्रभावित करने वाला कारक है उपभोक्ता की आय। क्या है? उपभोक्ता की आय। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका? सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मंजिल तक पहुंचना है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? देखिए आपसे पूछा गया कारक जो है वो नहीं है, तो बताएंगे सर। याद रखिए साधनों की कीमत। क्या जगह? साधनों की कीमत बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहते हैं, तो बताएंगे सर विलासिता वस्तु। क्या? विलासिता वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ घटिया वस्तु की कीमत गिरने पर उनकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है, इसका क्या कारण है? जब किसी घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग बढ़ना चाहिए, उसका मांग लोगों को उसको ज्यादा खरीदना चाहिए। जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु को हम लोग ज्यादा खरीदना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि घट जाती है उसकी कीमत। प्राइस घटने से डिमांड भी घट जाती है। इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा इसके पीछे एक ही कारण है, गिफिन का विरोधाभास। क्या देखिए? गिफिन का विरोधाभास। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु की एक्स मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या है? देखिए मेरे भाई जो एक्स है ना, एक्स याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये एक प्रकार का घटिया वस्तु है। क्या जगह? घटिया वस्तु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गिफिन वस्तु की स्थिति से मांग वक्र की ढाल होगी। गिफिन वस्तु की स्थिति से मांग वक्र की ढाल कैसे होंगे सर? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आए तो बताएंगे सर मांग वक्र हमेशा धनात्मक होगा। क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऐसे वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, लिख के रख ले मेरे शेर शेरनियों, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में टपक रहा है। ऐसे वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है, कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है ऐसे वस्तु को कि जिसका उपयोग हम लोग एक दूसरे के अदला बदली में करते हैं, तो बोलेंगे अस्थापन्न वस्तु। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अस्थापन्न वस्तु। कैसे सर? जैसे कौन? जैसे चाय और कॉफी। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी का उपयोग करेंगे, कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय का उपयोग करेंगे। याद रखिएगा, मतलब अल्टरनेटिव, अगर इसका उपयोग ज्यादा करेंगे, अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो इसका उपयोग करेंगे, इसका अगर कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका उपयोग करेंगे। इसको हम लोग अस्थापन्न वस्तु कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं? अस्थापन्न वस्तु। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरक वस्तु किसे कहते हैं, तो ऐसा दो वस्तु जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता, ऐसा दो वस्तु जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता। कैसे सर? तो जैसे पेट्रोल, याद रखिएगा। और यहाँ पे पेट्रोल के बाद होगा गाड़ी। कोई भी गाड़ी मान लेते हैं तो बिना तेल का गाड़ी चलेगा नहीं, अब बिना गाड़ी का तेल भी चलने वाला नहीं है। जैसे कलम और स्याही, ये क्या है मेरे भाई? तो बोल सकते हैं सर एक तरह का पूरक वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रखिएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगा, और ये नहीं रहेगा तो ये भी चलेगा नहीं। पेट्रोल नहीं रहेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं रहेगी तो पेट्रोल नहीं चलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु। और आपसे पूछा गया मेरे भाई अस्थापन्न वस्तु किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के बदले उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाता है? इन दो वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं सर प्रतियोगी वस्तु। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रतियोगी वस्तु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। रसगुल्ला की कीमत कम होने से गुलाब जामुन क्या होगी? रसगुल्ला की कीमत कम हो जाती है तो गुलाब जामुन। याद रखिएगा गुलाब जामुन जो होते हैं मेरे भाई, देखते ही मुंह से पानी आने लगता है जब भी रसगुल्ला की बारी आए। क्या मेरे भाई? रसगुल्ला की बारी आए तो आपको पता चलना चाहिए जब भी रसगुल्ला की कीमत कम हो जाती है तो गुलाब जामुन का मांग क्या होगी? फिर से बोल रहा हूं, समझिए। रसगुल्ला की कीमत कम होने से, प्राइस कम होने से गुलाब जामुन की मांग बढ़ जाती है। बोल सकते हैं सर कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत में परिवर्तन होने पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है जब वस्तु की मांग क्या होती है? तो वस्तु की मांग हमेशा क्या होती है? पूर्ण लोचदार होती है। क्या होती है? पूर्ण लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग वक्र है, जब मांग वक्र क्षैतिज होती है तो पूर्ण लोचदार होती है। क्या मेरे भाई? लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। ये भी क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। इस तरह से बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सिर्फ उसको आप लोगों को ध्यान देना है, बाकी और कोई क्वेश्चन में आपको ज्यादा नजर
नहीं दौड़ाना है। मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। देखिए ग्राफ से अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन, आप ये नंबरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई? ये तो हमारे पेपर में आ गया सर नंबरिकल क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप यहां से ना आपका नंबरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब यहां से आपका नंबरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब इसको थोड़ा सा पैसेंस बनाकर समझने की कोशिश करिए, एकदम पैसेंस बनाइए और समझिए इसको। यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होती है, क्या होती है मेरे भाई? 5% की कमी होती है, और तो उसकी मांग मात्रा में, मात्रा मैं लिख भी देता हूं, मात्रा में 8% की वृद्धि होती है। तो आपसे पूछा गया मांगे गई मात्रा की लोच बताए। मांग याद रखिए ईडी, लोच को हम लोग इंडिकेट करते हैं शॉर्टकट भाषा में ईडी। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या? मांगे या तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन, क्या सॉरी याद रखिएगा, सॉरी इसका याद रखिएगा मेरे भाई, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला अगर छूटा तो आपका एग्जाम में रूठ जाएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला छूटा तो आपका पेपर रूठे जाएगा। इसको अच्छी तरह से कर ले मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। याद रखिएगा, मांग का लोच का फॉर्मूला आता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा, याद रखिएगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब हम लोग लेके चलते हैं सर नदिया के पार। क्या नदिया के पार जाते हैं? मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना था सर? याद रखिएगा आपका मांग में प्रतिशत परिवर्तन सर कितना था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 8। अगर मैं बात करूं आप लोग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन तो 5। तो इसका जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6%। क्या आएगा मेरे भाई? 1.6%। और हमें यहाँ पे दिख रहा है 1.6%। मैथ के हॉस्पिटल में लेकर आया हूं आप लोगों को मैं मिसाइल क्लासेस का छोटा सा परिवार, जो आप सभी को मैथ के हॉस्पिटल में लेकर हाजिर हूं। अब देखते हैं सर अगला मरीज कौन आता है। अगला मरीज आ जाते हैं सर ये 36 है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की मात्रा लोच बताए। ईडी में क्या होता है मेरे भाई? एक बार देख लीजिए, मेरे आंखों को नजरअंदाज नहीं करना, आंखों को दौड़ाएं। पहले मांग में प्रतिशत परिवर्तन, चलिए सर देखते हैं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना? 8 है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 4 है। जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, बोल सकते हैं सर 2 इसका राइट आंसर होगा। यह भी मरीज सही हो गया है। अगला मरीज को बुलाया जाए। अगला मरीज कौन आते हैं? तो बोलते हैं सर मैं आ रहा हूं, मुझे भी ठीक करो। चलिए देखते हैं, यदि किसी वस्तु का मांग फलन Q इक्वल टू, क्या मेरे भाई? Q इक्वल टू 1/P हो तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत क्या होगी? याद रखिएगा, प्रत्येक कीमत पर इसका मांग हमेशा 1 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। इसको हम लोग ज्यादा कुछ नहीं किए क्योंकि इसका सब बॉडी वगैरह सब ठीक ठाक था। इसको दवा दे दिए, मेडिसिन दे दिए, ये चला गया। अब दूसरा आता है कौन? इसको भी हम लोग सही करेंगे। चलिए भाई, आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या बताना है? मांग का मात्रा क्या होगी? चलिए मेरे भाई, आपको भी हम लोग सही कर देते हैं, आपको भी आपके घर पहुंचा देते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र की समीकरण Q इक्वल टू 10 माइनस P हो तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितना? P इक्वल टू 2, P इक्वल टू दिया हुआ 2, तो Q इक्वल टू 10 माइनस 2, Q इक्वल टू 10 में से 2 घटाएंगे तो सर क्या आ जाएगी? 8। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया मेरे भाई? इस तरह से मैथ के हॉस्पिटल से मरीजों को दूर भगाना है। यह क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूज करता है। एक नहीं 90% बच्चे जो भी इकोनॉमिक्स लिया है, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को रट्टा लगा ले। सबसे पहले बात बता दो, ये क्वेश्चन को रट्टा लगा लीजिए आप। क्या मेरे भाई? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। Q इक्वल टू 20 माइनस 2P। सर 2 का यहाँ पे तो P ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन यहाँ पे लिखा है। याद रखिए मेरे भाई, P आपका P इक्वल टू 10 यहाँ पे जो दिया हुआ है, P लेस देन 10 जो दिया हुआ है, याद रखना है। यहाँ पे उस वस्तु के 20 भुगता है तो 20 को 20 से आपको मल्टीपल करना है, यानी 2 को 20P से मल्टीपल कर देना है। तो 400 माइनस आपका 40P। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा रट्टा लगा लीजिएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है जो आपको मैं समझा नहीं सकता हूं क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला मरीज सर ये आते हैं और कहता है मेरे भाई मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं हूं क्यू और आप हो डॉक्टर। याद रखिएगा हम दोनों को जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 - 2 इंटू पी। पी का वैल्यू दिया था सर क्या 1। सर इस तरह से करेंगे, इस मरीज को भी उनके घरों तक पहुंचाया जाए। इसके घर पहुंचाने का किराया कितना आ गया 13 रुपीज। इसको घर पहुंचाएंगे तो यह आ जाएगा कितना 13 रुपया। इसको घर पहुंचाने के लिए कम से कम इनको देना पड़ेगा 13 रुपया। क्या मेरे भाई मेरे बहन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बताइए समझ में आ रहा है या ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूं चीख रहा हूं और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताइए मेरे भाई क्या आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है तो बता दीजिए ताकि हम लोग क्लास को यहीं रोक देते हैं। अब आते हैं सर उत्पादन और लागत। ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। मैं नहीं थका हूं मेरे भाई, आप लोग थक चुके हैं। आप लोग वीडियो को काफी ज्यादा स्किप कर रहे हैं, मैं यहीं से देख रहा हूं आपके हाथों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छा लगा तो बता दीजिएगा सर, जल्दी से हम लोग को क्लास नंबर 3 लेकर आइए, तब मैं आप लोगों को 3 लेकर आने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप लोग 2 ही लेक्चर में लौट जाइएगा। ठीक है, मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।